अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, जिस तरह हमने केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलेवा किया था, गैस्ट्रिक जूस किया था। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पिंक्रियाटिक जूस। तो आज हम पिंक्रियाटिक जूस का केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे और साथ में इसका हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन हम पढ़ेंगे तो केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड हम इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। इस पर एक लेक्चर आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी एक लेक्चर लिया है, ठीक है ना। वहाँ पर फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है, मतलब तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिजियोलॉजी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इस टॉपिक को हम महदूद रखें, ठीक है। यानी केमिकल कंपोजिशन और इस केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड इसके कुछ फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे। बाकी इसका जो फिजियोलॉजी है, जो पैथोलॉजी है, कौन से डिजीज आकर होते हैं इससे, तो ये आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस का केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाकी लेक्चर्स की तरह जिस तरह हमने सलाइवा में किया था, पैंक्रियाटिक गैस्ट्रिक जूस में किया था, तो इसी तरह पैंक्रियाटिक जूस का जो लेक्चर है इसको भी मैंने तीन पार्ट्स में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका पहले हम थोड़ा सा मामूली सा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे और फिर इसका फंक्शन पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस क्या है, पैंक्रियाज क्या है, ठीक है। The pancreas is a dual organ having both exocrine and endocrine functions. The exocrine part is represented by the acini, and these cells synthesize, store, and secrete digestive enzymes. सो पेंक्रियास के बारे में यहाँ पर जो मैंने सबसे पहला सेंटेंस लिखा है और जो पेंक्रियास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, वो क्या है कि पेंक्रियास जो कि है ये एक डुअल ग्लैंड है या डुअल आर्गन है, और ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। किस तरह, यहाँ पर आप देखें। सो पेंक्रियास इज अ डुअल ग्लैंड। ये जो डुअल ग्लैंड है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पेंक्रियास जो कि है, डुअल का मतलब है डबल रोल। तो चूंकि पेंक्रियास जो कि है ये डबल रोल अदा करता है हमारे बॉडी में, और उसका जो ये डबल रोल है, ये किस तरह डबल रोल है, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं डुअल ग्लैंड या डुअल आर्गन इसको कहते हैं, और इसके डुअल फंक्शंस है। तो इसका डुअल फंक्शंस या डुअल किरदार क्या है? एक ये है कि ये एक्सोक्राइन के तौर पर भी यूज होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है, और एंडोक्राइन फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, ये इसके अंदर जो मौजूद सेल्स है, जो एसिनाई सेल्स है, इसकी वजह से ये डाइजेस्टिव जूस, जिसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है और फिर रिलीज करता है, और इसी वजह से फूड की डाइजेशन वगैरह हो जाती है, तो आगे अभी हम पढ़ेंगे। सो एसिनाइसिल्स या इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है? सो ये दी सेल्स सिंथेसाइज, स्टोर एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी ये जो एसिनाई सेल्स है, ये डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है, जो ये डाइजेशन में जो हेल्प देते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि इसको स्टोर भी करते हैं, और फिर स्टोर करने के बाद इस सेल से ये जूसेस, पैंक्रियाटिक जूस या ये जो एंजाइम्स है जो उसने अपने अंदर स्टोर किया था, फिर इसको सीक्रेट भी करता है। यानी सिंथेसाइज भी करता है, स्टोर भी करता है, फिर इसको सीक्रेट भी करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जो पैंक्रियाटिक जूस ये प्रोड्यूस करता है। पहले पैराग्राफ में हमने किस चीज़ पर फोकस दिया? पहले पैराग्राफ में हमने फोकस दिया पेंक्रियाज पर, कि पेंक्रियाज जो कि है ये एक डुअल आर्गन है। पेंक्रियाज जो कि है डुअल ग्लैंड है या डुअल आर्गन है, और किस तरह है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये एक तरफ तो ये डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि हैं ये प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, यानी सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है और सीक्रेट करता है फिर इसको। और ये किस तरह, ये इसके अंदर मौजूद सेल्स है जिसको एसिनाई सेल्स कहते हैं, इसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। तो एक तरफ
यानी ये फर्स्ट नंबर हो गया एक तरफ, तो ये मतलब डाइजेशन में हेल्प देता है, ठीक है। दूसरा जो कि है, अब हम पढ़ेंगे कि सेकंड नंबर जो कि है, दीज द एंडोक्राइन पार्ट रिलीज हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दूसरा जो कि है, इसका फंक्शन जो कि है एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। पहले में तो हमने इसका एक्सोक्राइन फंक्शन बयान किया, लेकिन दूसरे जो कि है ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं डुअल ग्लैंड, डुअल आर्गन, इसके डुअल फंक्शंस है, एक एक्सोक्राइन दूसरा एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन तो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अब एंडोक्राइन के तौर पर भी ये काम करता है, पेंक्रियाज जो कि है ये एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करता है। और एंडोक्राइन के तौर पर किस तरह, यानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये एंडोक्राइन के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी इसका एक एंडोक्राइन पार्ट भी है जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है कि ये कुछ हार्मोन जो कि है रिलीज करता है, हार्मोन्स। और वो हार्मोन कौन कौन से है, तो एक तो हमारे साथ इंसुलिन है, और दूसरा जो कि है ये एक ग्लूकागॉन है। यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि है रिलीज करता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं पूरी स्लाइड को, तो किस तरह समराइज करूंगा कि इन पेंक्रियाज जो कि है ये डुअल ग्लैंड है, यानी डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन किस तरह की, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि है ये प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेशन में हेल्प देता है। एंडोक्राइन किस तरह है कि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो ग्लूकोज की रेगुलेशन में हेल्प देता है। और एक इंसुलिन है, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, दूसरा जो कि है ये ग्लूकागॉन है। इन दोनों हार्मोन्स के बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पिंक्रियाज तक जो के है, पिंक्रियाटिक जूस तक जो के हैं लेक्चर को लिमिट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पिंक्रियाटिक जूस। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये आगे इस पर जो कि अलग टॉपिक पर आ जाएगा, फिर इसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। शायद आप लोग जो कि फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी इसका है और एंडोक्राइन। तो पहले पैराग्राफ में हमने इसका एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस किया था, और ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें हमने एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्कस किया। यानी इसको आप देखें, ये जो पहला वाला आपको नज़र आ रहा है, पहला पैराग्राफ, तो इसमें हमने पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है ये डिस्कस किया, एक्सोक्राइन फंक्शन। और ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें हमने पेंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कस किया कि ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इसका एंडोक्राइन डिस्कशन हमने किया। ये मेन जो ये पहला स्लाइड है, ये फोकस करता है पेंक्रियाज की डुअल फंक्शन पर, कि पेंक्रियाज का कौन सा ऐसा डुअल फंक्शन है, तो एक एक्सोक्राइन है और एक एंडोक्राइन है, ठीक है। और याद रखें, ये बात आप याद रखिए कि इस किस्म के ग्लैंड्स को हमारे बॉडी में, इस किस्म के ग्लैंड्स को, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है कि ग्लैंड्स के मेन 3 टाइप्स है, एक एंडोक्राइन है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर सिक्रीशन पैदा करते हैं, जिस तरह थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पेंक्रियाज भी इस तरह का एक ग्लैंड है, ठीक है। तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिस तरह हमारे स्वेट ग्लैंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये अपने सिक्रीशंस बॉडी से बाहर जो कि है सिक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रीट करता है। लेकिन थर्ड टाइप जो कि इस किस्म के ग्लैंड को हमारे बॉडी में कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसको कहते हैं। इस किस्म के ग्लैंड्स को फिर क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं। यानी दीज सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं। सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं, यानी इस किस्म के ग्लैंड्स को कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसको फिर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं।
अब हम केमिकल कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन के बाद हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेंक्रियाज की तरफ आते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। द पेंक्रियाटिक जूस is a clear, colorless, watery solution containing about 1.5% solids. Two-thirds of the solids is inorganic matter and the remaining one-third is organic matter. ये पेंक्रियाटिक जूस का केमिकल कंपोजिशन है। जो आप लोग फिजियोलॉजी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में या फूड डाइजेशन में जो पेंक्रियाटिक जूस पढ़ते आप, जो हमारे खुराक को डाइजेस्ट करता है, जो फूड को डाइजेस्ट करता है, सो उस पेंक्रियाटिक जूस का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन पहले सेंटेंस में बहुत इसके जो फिजिकल अपीयरेंस है तो इसके बारे में जिक्र हुआ है कि पेंक्रियाटिक जूस जो के है तो ये क्लियर, एक क्लियर जूस है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इट इज अ क्लियर सोल्यूशन, क्लियर है। और दूसरा क्या है, कलरलेस है। याद रखिए पेंक्रियाटिक जूस क्लियर होता है, कलरलेस होता है और वाटरी सोल्यूशन होता है, यानी इसमें वाटर होता है। क्लियर, कलरलेस एंड वाटरी सोल्यूशन होता है। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो क्या है कि दिस सोल्यूशन, यानी ये तो एक सोल्यूशन हो गया, पेंक्रियाटिक जूस असल में क्या है, सोल्यूशन है। और किस तरह का सोल्यूशन है, तो ये बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है और बिल्कुल कलरलेस होता है और वाटरी सोल्यूशन होता है। और ये जो सोल्यूशन है ये किन चीज़ों पर, कौन से केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है। सो एक तो ये चूंकि सोल्यूशन वाटरी है तो जाहिर बात है कि सोल्यूशन वाटर होगे तो इसके अंदर कुछ सॉलिड्स पड़े होंगे, ठीक है। यानी 1.5% ये सॉलिड्स है, यानी बाकी जो कि है 1.5% सॉलिड हो गया तो 98.5% ये वाटरी हो गया, मतलब और 1.5% ये क्या है, सॉलिड है इसमें। अब इस 1.5% सॉलिड्स को अगर आप तीन हिस्सों में करें, ठीक है, तो 2/3 ऑफ द सॉलिड्स, तो इसके दो हिस्से, अगर आप इसको तीन हिस्सों में करें तो इसके दो हिस्से जो के हैं, यानी 2/3 ऑफ द सॉलिड इज इनऑर्गेनिक मैटर, यानी इसमें इनऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, तो 2/3 ऑफ दिस सॉलिड पोर्शन जो 1.5% बनता है। तो अगर इस सॉलिड को आप तीन हिस्सों में करें, एक और दो एंड ये तीसरा हो गया, ठीक है, तो इसका ये दो हिस्से जो के हैं, यानी एक दो, ये दो हिस्से जो के हैं, ये क्या है, ये जो के है सॉलिड्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं और सिर्फ ये एक हिस्सा जो के है ये क्या है, ऑर्गेनिक होता है। यानी 2/3 of the solid is inorganic matter and the remaining 1/3 is organic matter. यानी अगर आप इसके 1.5% सॉलिड्स को तीन हिस्सों में करें तो इन तीन हिस्सों के दो हिस्से जो के है ये इनऑर्गेनिक मैटर होता है और इसका सिर्फ एक हिस्सा जो के है ये ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अब the inorganic matter consists mainly of bicarbonate, chloride, sodium, potassium, and small amount of phosphate, calcium and magnesium are also present. अब inorganic matter में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं, तो ये inorganic matter जो के हैं, this consist of, यानी inorganic matter consist of mainly bicarbonate इसमें होता है, यानी HCO3 नेगेटिव, क्लोराइड इसमें होता है, Cl सोडियम इसमें होता है, Na+, पोटाशियम इसमें होता है, इनऑर्गेनिक मैटर में आता है पोटाशियम, और कुछ स्मॉल अमाउंट्स में इसमें फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आकर होता है, ठीक है। The HCO3 content of the pancreatic juice is very high, यानी ये जो बाइकार्बोनेट या HCO3 है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। This makes the pancreatic juice in alkaline, और ये पेंक्रियाटिक जूस को अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन फ्लूइड यानी बेसिक बनाता है, विद पीएच बिटवीन 8 एंड 8.3, और पेंक्रियाटिक जूस का जो पीएच है ये 8 से लेकर 8.3 तक होता है। यानी HCO3 की मौजूदगी की वजह से, बाइकार्बोनेट्स की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि दिस कंटेंट जो के हैं मेक्स द पेंक्रियाटिक जूस हाईली अल्कलाइन, और इसका जो पीएच होता है ये 8 से 8.3 तक होता है।
तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुए, एक ये कि पेंक्रियाटिक जूस ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। याद रखें इससे पहले हमने एक सलाइवा किया था, एक गैस्ट्रिक जूस किया था। सलाइवा अगर आपको याद हो तो सलाइवा हमने किया था कि जब ये रिलीज होता है तो इस वक्त सलाइवा का जो पीएच होता है ये एसिडिक होता है, ठीक है। बाद में ये अल्कलाइन बन जाता है, बेसिक बन जाता है। आफ्टर रिलीज ये बेसिक बन जाता है। ये हम सलाइवा की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस में हमने बात की थी कि गैस्ट्रिक जूस जो कि ये एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है। तो इसी वजह से गैस्ट्रिक जूस जो कि ये एसिडिक होता है। यानी 2 से 2.5 तक इसका पीएच होता है। 1.5 से लेकर 2.5 तक इसका 2.5 तक इसका पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, यानी एसिडिक होता है। सलेवा बेसिक इन नेचर, लेकिन आफ्टर रिलीज ये बेसिक बन जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि ये एसिडिक होता है, लेकिन पेंक्रियाटिक जूस जो कि ये बेसिक होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक होता है। और इसका पीएच कितना है? इसका पीएच जो कि है ये 8 से लेकर 8.3 तक होता है, यानी 7 के बाद। 7 न्यूट्रल पीएच है, 7 पर केमिकल सब्सटेंस या एक सोल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो ये 7 के बाद यानी 8 और 8.3 जो कि ये फिर बेसिसिटी की तरफ बात जाती है, ठीक है, यानी ये बेसिक पीएच होता है। तो ये 8 से लेकर 8.3 तक इसका पीएच होता है, ये पेंक्रियाटिक जूस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें, एक ये कि ये पेंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन इन नेचर बेसिक होता है, और दूसरा इसका पीएच 8 से 8.3 होता है। सो पहले स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया था? तो ये जो आपको पहला स्लाइड नजर आ रहा है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि पेंक्रियाटिक जूस जो के हैं ये पेंक्रियाटिक जूस जो के हैं ये बिल्कुल क्लियर कलरलेस वाटरी सोल्यूशन होता है। इसमें 1.5% सॉलिड होता है, और इसका फिर 2/3 जो कि है इनऑर्गेनिक है, और 1/3 जो कि है, यानी 2/3 इसका जो कि है ये इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। और इसका जो कि है 1/3 जो कि है 1/3 इसका ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। 2/3 इसका इनऑर्गेनिक होता है और 1/3 इसका ऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कौन से? तो दूसरे पैराग्राफ में हमने इसके इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं तो इसके बारे में हमने जिक्र किया दूसरे पैराग्राफ में। और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है? तो ECO3 है, क्लोराइड है, सोडियम है, पोटाशियम है, फास्फेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ में, ये जो थर्ड पैराग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा है, थर्ड पैराग्राफ में हमने इसकी पीएच और एसिडिटी या बेसिसिटी की बात की। तो हमने कहा कि ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है पेंक्रियाटिक जूस, और इसका पीएच जो कि 8 से 8.3 होता है। अब ये तो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें कौन सा है, जो इसका 1/3 पार्ट है 1.5% सॉलिड का। तो ऑर्गेनिक में कौन सी चीजें इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आप लोगों के सामने आ गया इसका नेक्स्ट स्लाइड, और जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियाटिक जूस में जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होता है इसके अंदर? सो ऑर्गेनिक मैटर जो कि है कंसिस्ट मेनली ऑफ एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A and B, elastase enzyme, collagenase enzyme, pancreatic lipase enzyme, bile activated pancreatic lipase, pancreatic amylase, deoxyribonuclease, ribonuclease और phospholipase A2, cholesterol ester hydrolase and some other miscellaneous enzymes। So आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मैंने कुछ एंजाइम्स के नाम लिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये एंजाइम जो कि ये पेंक्रियाटिक जूस में अकर होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होए। सो इसका ये एक एक एंजाइम, जिस तरह ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंड B, एलास्टेज एंजाइम, कोलेजिनेज एंजाइम, पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड
Bile activated pancreatic lipase and pancreatic amylase, deoxyribonuclease, ribonuclease, phospholipase, A2 cholesterol ester hydrolase, and some other miscellaneous enzymes. तो ये सारे एंजाइम्स अब हम एक एक पढ़ेंगे और साथ में इसका थोड़ा सा हम फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि फिर इससे फिर फिजियोलॉजी लेक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। या ये लेक्चर आपको फिजियोलॉजी में भी हेल्प देता है, ठीक है। ये आपको जो कि वहाँ पर इसके जो हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये आपके फिजियोलॉजी में भी काम आएंगे, ठीक है। सो अब एक एक एंजाइम को हम पढ़ेंगे और साथ में इसका हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। यहाँ तक पेंक्रियाटिक जूस का जो केमिकल कंपोजिशन है तो ये काफ़ी हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पहले में हमने इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने इसका कंपोजिशन पढ़ा। कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि ये 98.5% वाटर होता है, 1.5% इसमें सॉलिड्स होते हैं और सॉलिड्स में फिर इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें होते हैं, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनिक मैटर में क्या है कि इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ए बी, एलास्टेज, कोलेजिनेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, बाइल एक्टिवेटेड पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, यानी ये सारे एंजाइम जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सारे एंजाइम पेंक्रियाटिक जूस में आकर होते हैं। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। तो इस लेक्चर के दो पार्ट्स हमने फिनिश किए, एक इसका इंट्रोडक्शन और दूसरा इसका केमिकल कंपोजिशन। अब हम इस एंजाइम जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ऑर्गेनिक पार्ट है पेंक्रियाटिक जूस का, इसमें हमने जो एंजाइम्स के नाम लिए तो एक एक एंजाइम की तरफ आते हैं और इसका थोड़ा सा हम फंक्शन डिस्कस करते हैं कि इन एंजाइम्स की क्या फंक्शंस है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, एक एक एंजाइम्स की फंक्शन की तरफ। यहाँ पर इसका फंक्शन स्टार्ट हुआ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स या पेंक्रियाटिक जूस का। फंक्शंस ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स या पेंक्रियाटिक जूस में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में इसका जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स पार्ट्स हैं, तो इसका अब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जिस तरह पेंक्रियाटिक जूस में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट था उसमें हमने पहले ट्रिप्सिन का नाम लिया था, तो सबसे पहले हम इस ट्रिप्सिन का फंक्शन पढ़ेंगे कि ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है। आते हैं ट्रिप्सिन की तरफ। ट्रिप्सिन क्या है? दिस एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव और zymogen फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजेन। याद रखिए कि ट्रिप्सिन डायरेक्टली ट्रिप्सिन के शक्ल में प्रोड्यूस नहीं होता है। किस तरह प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले जो कि है ये इनएक्टिव फॉर्म में या zymogen फॉर्म में सिक्रेट होता है और इसके इनएक्टिव या zymogen फॉर्म को क्या कहते हैं? ट्रिप्सिनोजेन इसको कहते हैं, ट्रिप्सिनोजेन कहते हैं, ठीक है। याद रखिए कि एंजाइम हमारे साथ आकर होता है दो फॉर्म में। ये एंजाइमोलॉजी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में हम एंजाइमोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम एंजाइम्स में ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइम के दो फॉर्म हो सकते हैं। एक इसका एक्टिव फॉर्म होता है, एक एंजाइम का एक्टिव फॉर्म होता है, दूसरा एंजाइम का इनएक्टिव पार्ट होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, सॉरी। एक इसका एक्टिव फॉर्म होता है जिसमें ये एक्शन के लिए या एक्टिविटी के लिए रेडी होता है। एक इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें वो अपना एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो बाज एंजाइम जो कि ये जब रिलीज होते हैं तो डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, यानी वो डायरेक्ट जो कि एक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स है जो जब ये रिलीज होते हैं अपनी सेल से या ग्लैंड्स वगैरह से या सेल से, तो ये डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होते हैं, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। बाद में कुछ खास ऐसा मीडियम या कुछ पीएच की वजह से या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से ये उस इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये अपना एक्टिविटी करता है। जिसमें एक एग्जांपल मैं आपको ये भी बताता हूँ, पहले जो हमने किया था पेप्सिनोजेन, कि पेप्सिनोजेन ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है जो एसिडिक पीएच की वजह से वो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन क्या है? ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसी तरह ट्रिप्सिन भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। और ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? ट्रिप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन।
याद रखिए कि जाइमोजिन किसे कहते हैं। यहाँ पर वर्ड जाइमोजिन यूज हुआ है। जाइमोजिन किसे कहते हैं, तो याद रखिए द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड जाइमोजिन। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं जाइमोजिन। इस तरह के एंजाइम को कहते हैं जाइमोजिन। इस तरह के एंजाइम को क्या कहते हैं, जाइमोजिन इसको कहते हैं। सो द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड जाइमोजिन। तो ट्रिप्सिन का जाइमोजिन फॉर्म कौन सा है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इसका इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है। सो ट्रिप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है ट्रिप्सिनोजिन। सबसे पहले ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजिन फॉर्म में रिलीज होता है। फिर क्या होता है, व्हेन द पैंक्रियाटिक जूस एंटर्स द ड्यूटेनम, और इस तरह जब पैंक्रियाटिक जूस ड्यूटेनम में एंटर हो जाता है, द ड्यूटेनम आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले पार्ट है, यानी स्टमक के बाद ये पार्ट आता है ड्यूटेनम। द ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन। तो फिर जब ये पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आता है तो इस दौरान ट्रिप्सिनोजेन जो कि है फिर कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, इसके लिए कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करे ट्रिप्सिन में, बाय एन एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा एंजाइम है जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम। स्टूडेंट्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। याद रखिए स्टूडेंट्स कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, ड्यूडेनम में। एक अनदर एंजाइम यहाँ पर आकर होता है जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम। इसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज। अब आप लोग सोचेंगे कि ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आ गया ड्यूडेनम में, या इसको कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इसके साथ ही, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही मैंने इसको ऐड किया है कि एंटेरोकाइनेज कहाँ से आ गया। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, इसका जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा जो इनरमोस्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम का, जो इनरमोस्ट लेयर है, इसको म्यूकोसा कहते हैं। सो इस म्यूकोसा से ये प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर सेल्स होते हैं, म्यूकोजल सेल्स होते हैं जो एंटेरोकाइनेज को प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंटेरोकाइनेज ड्यूडेनम में आते हैं, और ड्यूडेनम में पेंक्रिया से पेंक्रियाटिक जूस भी आता है, तो उसमें जो ट्रिप्सिनोजेन होता है, सो ये ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। दिस एंटेरोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन थ्रू एंजाइम एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजल लेयर है उससे ये प्रोड्यूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारा मतलब स्पेशली ड्यूडेनम जो होता है, यानी ड्यूडेनम का जो म्यूकोजा है उससे प्रोड्यूस होता है। ट्रिप्सिन इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस। तो अब ट्रिप्सिन के प्रॉपर्टीज और एक्शन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ट्रिप्सिन की प्रॉपर्टीज और एक्शन पढ़ेंगे। कौन से प्रॉपर्टीज है ट्रिप्सिन के और एक्शन क्या है। इट हैज एन अल्कलाइन ऑप्टिमम पीएच। इन बिटवीन 8 से 9 तक इसका पीएच होता है ट्रिप्सिन का। इट इज सॉरी, इसका पीएच नहीं बल्कि इस पीएच में ये अपना एक्टिविटी करता है 8 से लेकर 9 तक। इट इज एन एंडोपेप्टाइडेज एंड हाइड्रोलाइजेज preferably the centrally situated peptide linkage of the protein molecule। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और टर्म आ गया जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, और ये हम प्रोटीन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज, ये दो किस्म के एंजाइम्स के नाम से। ठीक है, और ये किसे कहते हैं ये एंजाइम्स, तो याद रखिए कि फॉर एग्जांपल पेप्टाइडेज या प्रोटीनेज एंजाइम भी इसको कहते हैं। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीनेज या पेप्टाइडेज, जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, जो एक प्रोटीन चेन को डाइजेस्ट करता है, जो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या एसिड-इमाइड बॉन्ड भी इसको कहते हैं, तो इसकी डाइजेशन या इसकी ब्रेकिंग काज करता है। ठीक है, तो अब एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज कैसे कहते हैं। तो याद रखिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे साथ एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ आ गया
फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक ये ख़त्म हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एंडोपेप्टाइडेज पर के एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम कैसे कहते हैं, और ट्रिप्सिन जो कि ये एंडोपेप्टाइडेज है। तो अब एंडोपेप्टाइडेज क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने इसको एस से रिप्रेजेंट किया, और ये बिल्कुल इंट पॉइंट है, इंट पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल इंट पॉइंट है, इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया। ये एक बहुत लंबा चेन है, पेप्टाइड चेन है, और इसमें फॉर एग्जांपल ये इमाइनो एसिड्स है, इमाइनो एसिड ए, और ये इमाइनो एसिड बी, ये सी, यानी ये इसके अंदर जो के है ये इमाइनो एसिड्स हो गए, और ये इमाइनो एसिड जो के है ये आपस में बाइंड होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला इमाइनो एसिड ये है, लास्ट इमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल ये है जो आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपको लास्ट इमाइनो एसिड, मैं कहता हूँ कि ये लास्ट इमाइनो एसिड्स है, और ये बिल्कुल इंट पॉइंट है, इंट इमाइनो एसिड्स है, इन टर्मिनल है इसका, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, ये इन टर्मिनल आखिरी इमाइनो एसिड है, ठीक है। अब याद रखिए कि जो प्रोटीनेज एंजाइम होते हैं ये दो किस्म होते हैं। एक होते हैं एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, यानी एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, यहाँ पर थोड़ा लिखाई सही नहीं होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिखता हूँ एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, ई एक्स ओ, एक्सो मैंने लिखा। एक्सो जो प्रोटीनेज एंजाइम होते हैं, एक्सो एक्सो क्या होता है, एक्सो प्रोटीनेज या एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, कि ये बिल्कुल जो टर्मिनल इन होता है इन पर एक्शन करता है, यहाँ पर एक्शन करते हैं, ठीक है। यानी टर्मिनल इन पर या जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इस पर जो के है एक्शन करता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर या बिल्कुल इन पॉइंट पर एक्शन करता है एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम। एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम ये क्या करता है, ये सेंटर में इमाइनो एसिड के दरमियान जो के है जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसकी ब्रेकिंग काज करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है। यानी ये पेप्टाइड चेन को सेंटर में ब्रेक करता है, सेंटर में एंडोपेप्टाइड, एंडो का क्या मतलब है, इनसाइड, यानी ये अंदर अंदर से पेप्टाइड चेन को ब्रेक करता है। और एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, वो टर्मिनल जो इमाइनो एसिड्स होते हैं, टर्मिनल इमाइनो एसिड्स पर उस पर एक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एंडोपेप्टाइडेज का समझ में आया होगा कि एंडोपेप्टाइडेज का क्या मतलब है, कि जो पेप्टाइड चेन को सेंटर में या इनसाइड जो के ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उस पर एक्शन करता है, ठीक है। सो अब ट्रिप्सिन जो के है ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन इज एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम एंड हाइड्रोलाइजेज प्रिपेरली द सेंट्रली सिचुएटेड, ये सेंट्रली, देखो लफ्ज सेंट्रली आ गया, यानी ये प्रोटीन को सेंट्रली जो लोकेटेड पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर उसको हाइड्रोलाइज करता है, उसको डाइजेस्ट करता है सेंट्रली। So it greatly accelerates the clotting of blood, but it has much less effect on the clotting of milk. ये ब्लड को भी क्लॉट करता है और ग्रेटली एक्सेलरेट्स, बहुत तेजी के साथ ब्लड क्लॉट करता है, लेकिन बट इट हैज मच लेस इफेक्ट ऑन क्लॉटिंग ऑफ मिल्क को जो कि क्लॉट कर सकता है, लेकिन लेस, थोड़ा सा इसको मतलब ब्लड क्लॉटिंग इसका जो प्रोसेस है ये तेज होता है, ब्लड को इजीली और तेजी से क्लॉट करता है, लेकिन मिल्क को मुश्किल से और स्लोली जो कि इसको क्लॉट करता है। इट एक्टिवेट्स, अब इसका ये फंक्शन है, एक फंक्शन तो इसका ये हो गया, ठीक है, कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है, ठीक है, दूसरा जो कि ब्लड क्लॉट करता है और मेल को भी। अब तीसरा इसका क्या फंक्शन है, तीन फंक्शन हो गए। इट एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजेन and pro-elastase enzyme and pro-carboxypeptidase A and B, pro-phospholipase A2 and pro-colipase enzyme to their active form। ये सारे जो एंजाइम्स हैं ना, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइलास्टेज एंजाइम, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी एंड प्रोफॉस्फोलाइपेज A2 and प्रोकोलिपेज एंजाइम
ये सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये भी ज़ाइमोजेन फॉर्म में है, ठीक है। तो इन सारों को जो कि है इन तमाम की तमाम इनएक्टिव एंजाइम्स को कन्वर्ट करता है, सॉरी इन तमाम को कन्वर्ट करता है इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन इसको कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन जो कि ये कन्वर्ट करता है इन सारी एंजाइम्स का जो इनएक्टिव फॉर्म होता है इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन का प्रोटीन डाइजेशन के अलावा ये फंक्शन भी है कि ये इस तरह के एंजाइम जो यहाँ पर मेंशन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइलास्टेज, ये सारे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म है ये इसको इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट एंजाइम की तरफ और इसका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे। सो दूसरा जो एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिन इसका भी इनएक्टिव फॉर्म है, जिस तरह ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिनोजेन था इसी तरह इस एंजाइम का भी इनएक्टिव फॉर्म है जिसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन। So this enzyme is secreted as the inactive chymotrypsinogen which is activated to chymotrypsin by trypsin। अच्छा, जिस तरह ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म था ट्रिप्सिनोजेन और इसको कन्वर्ट होता था एंटेरोकाइनेज एंजाइम के थ्रू ट्रिप्सिन में इसको कन्वर्ट किया जाता था जो इसका एक्टिव फॉर्म है। तो इस तरह काइमोट्रिप्सिन भी इसका इनएक्टिव फॉर्म रिलीज होता है पहले, जिसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन जिसको कहते हैं। और ये काइमोट्रिप्सिन जो कि है उसी ट्रिप्सिनोजेन की तरह ये काइमोट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिनोजेन जो कि है ये कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। लेकिन इसको कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है, जिस तरह आप पहले देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रिप्सिन को जो कि है इसको कन्वर्ट करता था, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीरोकाइनेज एंजाइम के थ्रू ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो कि है काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसको फिर ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसकी कन्वर्जन के लिए ट्रिप्सिन का होना जरूरी है। अगर ट्रिप्सिन हो तो ट्रिप्सिन जो कि ये ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है इसके एक्टिव फॉर्म जिसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है इसके एक्टिव फॉर्म में जिसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। अच्छा, like trypsin, chymotrypsin is also an endopeptidase enzyme and has the same optimum pH। यानी जिस pH पर ट्रिप्सिन एक्टिविटी शो करता था तो इसकी एक्टिविटी के लिए भी वही pH सेम pH जरूरी है। Unlike trypsin, it can bring about clotting of milk but not of blood। लेकिन ट्रिप्सिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग भी काज करता और मिल्क क्लॉटिंग भी काज करता था। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग जो कि वो तेजी से क्लॉट काज करता लेकिन मिल्क के लिए वो थोड़ा लेस इफेक्टिव होता, ठीक है। मिल्क क्लॉटिंग के लिए वो लेस इफेक्टिव होता। लेकिन जो काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन इसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है कि दोनों सेम पीएच पर एक्टिविटी शो करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों जो के हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोग को शो करता हूँ। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि दोनों एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। इस पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज में क्या फर्क है, ठीक है। तो दोनों एंडोपेप्टाइडेज है, दोनों सेम पीएच पर सेम ऑप्टिमम पीएच पर एक्टिविटी शो करते हैं। जो पीएच ट्रिप्सिन के लिए उसी पीएच पर ये भी जो कि है अपना एक्टिविटी शो करता है। लेकिन ट्रिप्सिन जो कि है ये दोनों ब्लड और मेल क्लॉटिंग दोनों काज करता है। लेकिन ये मेल क्लॉटिंग तो काज करता है काइमोट्रिप्सिन, लेकिन बट नॉट ऑफ ब्लड, लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता है। Again I repeat, like trypsin, chymotrypsin is also an endopeptidase enzyme and has the same optimum pH unlike trypsin, and it can bring about clotting of milk but not of blood। सो नेक्स्ट जाते हैं कौन सा एंजाइम है और उसका क्या फंक्शन है। थर्ड एंजाइम की तरफ आते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। और इसके दो फॉर्म होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। सो देखते हैं कि इसमें क्या है। दीज एंजाइम आर फर्स्ट सीक्रेटेड एज प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये पहले प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की शक्ल में रिलीज होते हैं, जिस तरह ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन में फॉर्म में रिलीज होता। इसी तरह
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी जो कि है ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी रिलीज होता है। ये इसका जाइमोजिन फॉर्म है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि ये इसका जाइमोजिन या इनएक्टिव फॉर्म है और इसको फिर कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और कौन इसको कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन। अगर आपको याद हो तो ट्रिप्सिन का एक फंक्शन हमने ये भी पढ़ा था कि ये दूसरे एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फॉर्म में, जिसकी ये दूसरा मिसाल हो गया। पहले काइमोट्रिप्सिनोजेन तो काइमोट्रिप्सिन में इसको कन्वर्ट करता, और ये इसका दूसरा एग्जांपल है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो ये पहले इनएक्टिव फॉर्म प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में रिलीज होता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो इसका एक्टिव फॉर्म है। और कौन करता है? ट्रिप्सिन करते हैं। मतलब ट्रिप्सिन इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेंक्रियाटिक जूस में। अगर ट्रिप्सिन ना हो तो इन सारे एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में फिर कौन कन्वर्ट करेगा? ठीक है, तो इन एंजाइम्स को भी कन्वर्ट करने के लिए, इसके इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन का होना जरूरी होता है। Unlike trypsin and chymotrypsin, these are exopeptidases। अब पहले दो जो के हैं जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हमने बात की थी, तो दोनों एंडोपेप्टाइडेज के स्टूडेंट्स इसको याद रखना है, ठीक है ना। मैं इस पर एमसीक्यूज वगैरह फिर पेपर में लाऊंगा, ठीक है ना। पहले दो एंजाइम जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन था ये दोनों एंडोपेप्टाइडेज थे, यानी ट्रिप्सिन और जो काइमोट्रिप्सिन था ये दोनों एंडोपेप्टाइडेज थे। एंडोपेप्टाइडेज का क्या मतलब है? कि जो पेप्टाइड चेन को सेंटर में हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। लेकिन ये जो एंजाइम्स है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी एंजाइम्स है, ये एंजाइम क्या है? ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। दिस इज एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम। ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम किसे कहते हैं? जो प्रोटीन चेन को टर्मिनल पर, जो उसके टर्मिनल्स पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है टर्मिनल एंड पर, वहां पर ये प्रोटीन चेन को हाइड्रोलाइज करता है एक्सोपेप्टाइडेज। सो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि है ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है एंड स्प्लिट ऑफ स्पेसिफिक कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड्स। ये जो टर्मिनल अमीनो एसिड्स पर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये वहां पर उसको जो कि है टर्मिनल अमीनो एसिड्स को जो कि वहां पर इसको स्प्लिट करता है, तो इसको एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। ये इंशाल्लाह मैं इसको प्रोटीन चैप्टर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह इसको फिर। सो ये था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी एंजाइम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है पेंक्रियाटिक जूस में और इसका क्या फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट एंजाइम आ गया इलास्टेज एंजाइम। इलास्टेज एंजाइम एट इज फर्स्ट सीक्रेटेड एज प्रो इलास्टेज, इसका भी इनएक्टिव फॉर्म है पहले। और इस इलास्टेज एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? तो इसका इनएक्टिव फॉर्म है प्रो इलास्टेज एंजाइम, इसका इनएक्टिव फॉर्म है। एंड इज देन एक्टिवेटेड बाय, और इसको भी फिर एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बार बार आ रहा है, इसके इतने ज्यादा फंक्शंस है। ट्रिप्सिन जो कि इसको फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसका एक्टिव फॉर्म है इलास्टेज एंजाइम। यानी इलास्टेज एंजाइम जो कि ये एक्टिव फॉर्म है और इसका इनएक्टिव फॉर्म या जाइमोजिन फॉर्म कौन सा है? प्रो इलास्टेज है। तो प्रो इलास्टेज से इसको इलास्टेज में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन में। यहाँ पर आपको दो बातें इलास्टेज के हवाले से आपको याद रखनी चाहिए। एक ये, अगर मैं आप लोगों से फिर वाइवा में पूछूं कि इलास्टेज का इनएक्टिव फॉर्म या जाइमोजिन फॉर्म कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे? कि इसका जो जाइमोजिन या इनएक्टिव फॉर्म है ये है प्रो इलास्टेज एंजाइम। याद रखिए, ये मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। फिर वहां पर आपको खामोश नहीं रहना है, ठीक है। इलास्टेज का इनएक्टिव या जाइमोजिन फॉर्म कौन सा है? तो वो है प्रो इलास्टेज। फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ये तो इनएक्टिव फॉर्म है, ये तो एक्टिविटी नहीं कर सकता है, इसको एक्टिव फॉर्म में, यानी जो इसका एक्टिव फॉर्म है जो इलास्टेज है, इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? तो आपको इसका जो नाम है ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो है ट्रिप्सिन। यानी इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है इसको। इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर इलास्टीज बट कैन हाइड्रोलाइज, यानी बाज़ औक़ात हम जब इलास्टेज की बात करते हैं तो हमारे जहन में डायरेक्ट ये बात आता है
कि इलास्टेज जो कि ये इलास्टीन के लिए, इलास्टीन चूँकि प्रोटीन है तो हमारे ज़हन में ये आता है कि ये इलास्टीन प्रोटीन की डाइजेशन काज करता है, यानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हालांकि ये स्पेसिफिक नहीं है इलास्टीन के लिए, ये इलास्टीन के अलावा दूसरे प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है या हाइड्रोलाइज कर सकता है। अगेन आई रिपीट, this elastase enzyme is not specific for elastin but can hydrolyze other protein as well, दूसरे प्रोटीन को भी हाइड्रोलाइज कर सकता है। ये आपका हो गया 14 नंबर एलास्टेज एंजाइम। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि और कौन सा एंजाइम आ रहा है। सो नेक्स्ट हमारे साथ 5th नंबर है कोलिजिनेज एंजाइम। दिस एंजाइम स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइज कोलेजन, यानी जो कोलेजन प्रोटीन है इसको हाइड्रोलाइज करता है। कोलिजिनेज एंजाइम जो कि है इट कॉजेस द हाइड्रोलाइजिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है और ये बिल्कुल कोलेजन के लिए स्पेसिफिक है। दो एंजाइम हो गए, एक इलास्टेज एंजाइम और दूसरा कोलिजिनेज एंजाइम। तो याद रखिए कि इलास्टेज एंजाइम इलास्टीन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इलास्टीन प्रोटीन के अलावा ये दूसरे प्रोटीन को भी हाइड्रोलाइज कर सकता है, जबकि कोलेजिनेज एंजाइम जो कि है ये कोलेजन के लिए स्पेसिफिक है, ये सिर्फ कोलेजन को हाइड्रोलाइज करता है। 5th नंबर। 6th नंबर एंजाइम की तरफ आते हैं जो है पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड कोलाइपेज एंजाइम। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। पैंक्रियाटिक लाइपेज इज वाटर सॉल्युबल, इजी है, मतलब पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि वाटर सॉल्युबल है, एंड कैन ओनली एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पेट्स globules after the latter have been emulsified. The end product of lipase actions on fat are mainly diglycerides and monoglycerides and fatty acids, though some glycerol may also be liberated, showing complete hydrolysis of fats. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आप गौर से सुने। सबसे पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, पहला सेंटेंस हमने क्या पढ़ा कि ये पैंक्रियाटिक लाइपेज वाटर सॉल्युबल है, क्लियर हो गया, इजी है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी होगा, ठीक है, कोई चीज मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। एंड कैन ओनली एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स, याद रखिए कि ये कहाँ पर एक्ट करता है, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज के जो कि है पैंक्रियाटिक लाइपेज ये फैट पर एक्शन करता है। किस चीज पर एक्शन करता है, फैट पर। और फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी फैट सबसे पहले ये ग्लोब्यूल यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है फैट मॉलिक्यूल्स, जिसको फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फैट ग्लोब्यूल्स के सरफेस पर एक्शन करता है, इट एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज वाटर सॉल्युबल है, दूसरा क्या है कि ये एक्ट करता है फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं इसके सरफेस पर एक्ट करता है, इजी है। आफ्टर द लेटर हैव बीन एमल्सिफाइड, ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि इसकी एमल्सिफिकेशन होती है, ये एमल्सिफाइड हो जाता है। इमल्सिफाइड का क्या मतलब है कि इसकी इमल्सिफिकेशन अकर होती है, यानी जब फैट ग्लोब्यूल्स पर ये पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है तो इसकी इमल्सिफिकेशन हुआ क्या होती है, यानी ये इमल्सिफाइड हो जाता है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, इमल्सिफाइड हो जाएगा, ठीक है, ये वाटर सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा और ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। लाइपेज का ये काम है। द इन प्रोडक्ट, और फिर क्या है, फिर ये है कि लाइपेज जो कि है जब इसकी इमल्सिफिकेशन हो जाती है, एक बार ये सरफेस पर एक्शन करे फैट ग्लोब्यूल्स पर और इसकी इमल्सिफिकेशन हो जाए, तो जो इमल्सिफाइड फैट होता है तो इसके फिर क्या होता है कि इस पर लाइपेज एक्ट करता है एंड द इन प्रोडक्ट ऑफ लाइपेज एक्शन ऑन fats are mainly diglycerides and monoglycerides and fatty acids, though some glycerols may also be liberated, showing the complete
हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। और जब ये लाइपेज एंजाइम जो कि है, एक पैंक्रियाटिक लाइपेज दूसरा कोलाइपेज हो गया, दोनों एक्शन करते हैं। पहले फैट ग्लोब्यूल्स पर एक्शन करता है और इसकी इमल्सिफिकेशन काज करता है। बाद में ये कोलाइपेज जो कि है ये इस इमल्सिफाइड फैट ग्लोब्यूल्स पर एक्शन करता है और इसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, इसको कन्वर्ट करता है डाइग्लाइसराइड में और मोनोग्लाइसराइड में। ठीक है, इसको डाई और मोनोग्लाइसराइड में कन्वर्ट करता है और इसके साथ साथ कुछ ग्लाइसिरोल जो कि है और फैटी एसिड्स भी हासिल होता है, यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स भी बाज़-औक़ात होता है। इट मे आल्सो बी लिबरेटेड शोइंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। या तो डाइग्लाइसराइड हासिल होगा, मोनोग्लाइसराइड्स और फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल भी हासिल होता है। फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल जो कि है ये इन प्रोडक्ट्स है फैट्स के, यानी फैट्स की जब भी डाइजेशन होती है लाइपेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है तो इसके लास्ट और उसके जो आखिरी जो प्रोडक्ट्स है तो वो है फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल। तो डाइग्लाइसराइड्स और मोनोग्लाइसराइड्स भी हासिल होते हैं लेकिन फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल भी ऑब्टेन होता है, यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स भी हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा एंजाइम आ रहा है। So, fructolipase is also present in pancreatic juice when activated by trypsin to colipase। इस तरह जो colipase एंजाइम है ये भी पेंक्रियाटिक जूस में आकर होता है, जिसको फिर ट्रिप्सिन के थ्रू इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसका एक्टिव फॉर्म है कोलाइपेज है, कोलाइपेज एंजाइम। यानी प्रोकोलाइपेज जो कि है ये इनएक्टिव फॉर्म है कोलाइपेज का और ये भी ट्रिप्सिन के जरिए से कन्वर्ट होता है इसके एक्टिव फॉर्म में और इसका एक्टिव फॉर्म है कोलाइपेज। यानी प्रोकोलाइपेज कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइपेज में और ट्रिप्सिन के थ्रू होता है। ट्रिप्सिन जो कि है ये प्रोसेस करता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म जिसको प्रोकोलाइपेज कहते हैं इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में जिसको कहते हैं कोलाइपेज में। It acts as a cofactor for lipase by binding itself to bile salts, triglycerides, water interface, making anchor for lipase। और ये कोफैक्टर के तौर पर काम करता है, यानी लाइपेज एंजाइम के लिए, ताकि लाइपेज मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए और ये फैट ग्लोब्यूल्स को पहले इमल्सिफिकेशन काज करे और बाद में उसको हाइड्रोलाइसिस इसकी हाइड्रोलिसिस करे। तो ये लाइपेज के लिए एक कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। ये इसके एक दोस्त या एक साथी बनकर इसके साथ जो कि है मदद देता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। ठीक है, और किस तरह याद रखें कि इमल्सिफिकेशन जो कि है बाइल जो साल्ट्स है ये भी इमल्सिफिकेशन काज करता है। ठीक है, लेकिन ये भी जो कि है बाइल साल्ट के साथ मिलकर जो ट्राइग्लाइसराइड या जो फैट्स होते हैं ये तो चूंकि वाटर में होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी इमल्सिफिकेशन कौन काज करता है, बाइल साल्ट्स, और बाइल साल्ट्स के साथ जो कि है कोलाइपेज भी मिल जाता है। इस बाइल साल्ट के साथ कोलाइपेज भी मिल जाता है और ये दोनों साथ मिलकर, यानी बाइल साल्ट्स और कोलाइपेज दोनों साथ में मिलकर जो ट्राइग्लाइसराइड्स है इसकी इमल्सिफिकेशन और इसकी डाइजेशन करते हैं, यानी इसकी डाइजेशन में लाइपेज का साथ देते हैं। अगेन आई रिपीट, जो प्रो कोलाइपेज है सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है कोलाइपेज में, यानी इसका जो एक्टिव फॉर्म है कोलाइपेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कोलाइपेज जो कि है ये लाइपेज के साथ जो कि है फिर डाइजेशन में हेल्प देता है। किस तरह कि ये कोलाइपेज आकर बाइल्ड साल्ट्स के साथ मिल जाता है, यानी बाइल्ड साल्ट्स के साथ ये मिल गया और ये दोनों साथ में मिलकर, यानी कोलाइपेज और बाइल साल्ट्स दोनों मिलकर ट्राइग्लाइसराइड्स पर एक्शन करेगा जो वाटर, अब ये जो वाटर में है, ठीक है, तो पहले इसकी इमल्सिफिकेशन करेगा यानी वाटर से और इन दोनों को जो कि है ये सेपरेट करेगा, ठीक है ना, फिर इसकी डाइजेशन करेगा और इस तरह पे ये लाइपेज के लिए इजी हो जाएगा ताकि ये फैट्स मॉलिक्यूल्स को जो कि है इसकी डाइजेशन करे। सो कोलाइपेज का ये फंक्शन है, ये लाइपेज के साथ लाइपेज के लिए फैट डाइजेशन में हेल्प देता है और किस तरह कि ये बाइल साल्ट्स के साथ मिलकर फैट्स की जो कि पहले इमल्सिफिकेशन काज करता है और बाद में इसकी डाइजेशन काज करता है या हाइड्रोलिसिस काज करता है। ठीक है, बाइल साल्ट जो कि ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाइल जूस में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
और बाइल का भी ये फंक्शन है कि ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन काज करता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन जो कि है इसके बगैर फैट्स की डाइजेशन थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि ये ग्लोब्यूल की शक्ल में होती है फैट्स, और जब तक इसकी इमल्सिफिकेशन अकर ना हो जाए तो लाइपेज के लिए फैट्स की डाइजेशन जो कि ये मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा क्लाट होता है, इसको डाइजेस्ट करना, इस पर एक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब इसकी इमल्सिफिकेशन अकर होती है तो फिर लाइपेज के लिए जो कि फैट्स की डाइजेशन ईजी बन जाता है, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन कौन करता है? कोलाइपेज और बाइल सॉल्ट्स दोनों मिलकर इमल्सिफिकेशन करता है, और फिर लाइपेज जो कि है ये डाइजेशन काज करता है टीजी की, इन ट्राइग्लाइसराइड्स या फैट्स की, ठीक है। आपके सिलेबस में ये अलग टॉपिक है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स या ट्राइग्लाइसराइड्स, इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पर अलग टॉपिक है, ठीक है। आगे आ रहा है इंशाल्लाह हम वहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था लाइपेज और कोलाइपेज की एक्टिविटी के दोनों जो कि फैट्स की या ट्राइग्लाइसराइड्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं और फिर इसकी डाइजेशन करते हैं। सो नेक्स्ट जाते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एंजाइम आ रहा है। 7 नंबर जो कि है बाइल एक्टिवेटेड अच्छा, इसको जल्दी जल्दी रीड करते और मेरे साथ जो कि है लैपटॉप में जो कि है चार्ज थोड़ा कम पड़ गया। तो 7 नंबर जो एंजाइम है बाइल एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेज, दिस लाइपेज इज डिफरेंट फ्रॉम पैंक्रियाटिक लाइपेज, it hydrolyzes not only triglycerides but also cholesterol ester in ester of fat soluble vitamins and phospholipids। यानी बाइल एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि है ये थोड़ा जो कि है ये लाइपेज जो कि है थोड़ा डिफरेंट है पैंक्रियाटिक लाइपेज से। देखो पैंक्रियाटिक लाइपेज अलग एंजाइम है और बाइल एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेज ये एक नाम है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज नहीं करता है बल्कि इसके अलावा जो कोलेस्टेरॉल ईस्टर है या ईस्टर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इन विटामिन्स और फास्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स, विटामिन्स और फास्फोलिपिड, इनको भी हाइड्रोलाइज करता है कौन? बाइल एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये अलग लाइपेज एंजाइम है और पैंक्रियाटिक लाइपेज अलग है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फंक्शन के लिहाज से इसमें डिफरेंट है। पैंक्रियाटिक लाइपेज सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स पे फंक्शन करता है, जबकि बाइल एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेज जो के हैं ये कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स, ईस्टर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फास्फोलिपिड्स तीनों को हाइड्रोलाइज कर सकता है। 8 नंबर एंजाइम पैंक्रियाटिक एमाइलेज एमाइलोक्सिन, दिस एंजाइम इज आइडेंटिकल विद सिल्यूरी एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि एमाइलोक्सिन जो के हैं ये एंजाइम बिल्कुल आइडेंटिकल है सिल्यूरी एमाइलेज को। इट इज ग्रेटली एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयंस। इसको कौन एक्टिवेट करता है? इसको एक्टिवेट करता है क्लोराइड आयंस, यानी इसकी एक्टिवेशन के लिए जरूरी है क्लोराइड आयंस। इट्स ऑप्टिमम पीएच लाइज बिटवीन 6.5 टू 7.2, और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना जरूरी है इसकी एक्टिविटी के लिए? 6.5 से लेकर 7.2। नेक्स्ट जाते हैं 9 नंबर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और डीएनएज एंजाइम। दिस एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है न्यूक्लियोटाइड में, चूंकि डीएनए जो कि है ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो ये इस डीएनए को वापस न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। 10 नंबर राइबोन्यूक्लियेज और आरएनएज एंजाइम। सो पैंक्रियाटिक जूस में ये जो ये एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज या आरएनएज एंजाइम, इसका क्या फंक्शन है? दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज आरएनए टू न्यूक्लियोटाइड्स, ये आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, चूंकि आरएनए और डीएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। सो इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज या डीएनएज एंजाइम जो कि ये डीएनए को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और आरएनएज एंजाइम या राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको कहते हैं ये आरएनए को कन्वर्ट करता है या हाइड्रोलाइज करता है न्यूक्लियोटाइड्स में।
11 number enzyme, phospholipase A2. This enzyme causes hydrolysis of lecithins and cephalins at carbon number 2 position, resulting in the formation of lysolecithins and lysocephalins respectively. अब ये enzyme क्या करता है, phospholipase A2, ये lecithin को जो कि कन्वर्ट करता है और cephalins को जो कि इन दोनों की हाइड्रोलिसिस काज करता है, ठीक है। और किस तरह इसकी हाइड्रोलाइज काज करता है, लिसिथिन्स जो के हैं इसको लाइसोलिसिथीन में कन्वर्ट करता है और सिपिलिन जो के इसको कन्वर्ट करता है लाइसोसिपिलीज में। इट इज सिक्रेटेड एज प्रो एंजाइम एंड इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन एंड कैल्शियम आयंस। ये भी प्रो एंजाइम की शक्ल में जो कि है रिलीज होता है, लेकिन फिर इसको ट्रिप्सिन और कैल्शियम आयंस, यानी ये दोनों चीजें ट्रिप्सिन और कैल्शियम आयन इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम। इसका क्या फंक्शन है, इट हाइड्रोलाइजेस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स टू कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो कि इसको हाइड्रोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल में और फैटी एसिड्स में। नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज also occur in the pancreatic juice। नॉन स्पेसिफिक एस्टरेज एंजाइम जो कि है ये भी जो कि हैं पैंक्रियाटिक जूस में आकर होते हैं। नंबर 13 मिसलिनियस एंजाइम। इसके अलावा अदर एंजाइम्स या प्रोटीन भी होते हैं। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कैलिक्रीन, लाइसोसोमल एंजाइम्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एल्बुमिन एंजाइम। ये जो पहले जो 12 एंजाइम्स हमने डिटेल में पढ़े, तो इसके अलावा ये एंजाइम्स भी पैंक्रियाटिक जूस में आकर होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। क्योंकि चार्ज कम है इसलिए लास्ट हो रहे 2-3 एंजाइम जो कि इसकी मैंने सही एक्सप्लेन नहीं किया। बहरहाल आप देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।